नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। मायावती एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चा में है। मायावती के गठबंधन को लेकर पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि आखिर वो किस तरफ जाएगी। मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में किस भूमिका में नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, उसमें कोई सेंधमारी किसी तरह की होगी। कैसे गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ेगी, इस सवाल है जिनका जवाब उत्तरकाल में आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिव सिंह भारती, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बसपा की सियासी गूगली से क्यों परेशान है कांग्रेस, पहला सवाल प्रियंका गुप्ता जी आपसे। देखिए मीना जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कहा मुझे लगता है कि उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी उन्होंने तारीफ भी की। आदरणीय जो है अ, मायावती जी की तारीफ की, साथ में काशीराम जी की भी तारीफ की, तो मुझे लगता है कि उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या थी। उनकी मंशा सीधे-सीधे ये थी कि अगर चुनाव साथ मिलकर लड़ते, तो हमारे बेहतर रिजल्ट होते, हम सरकार में बैठे होते आज। और वास्तविकता ये है कि ये एक तरीके से अलार्मिंग भी है कि आज जिस तरह से आदरणीय मायावती जी पूरी तरीके से चुनाव को मन से नहीं लड़ती हैं, वो बात साफ है। जिस तरह से लगातार उनका जो वोटर है, उनका जो वोट परसेंटेज है, कम होता चला जा रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात कही है तो उसका एक एक मतलब ये भी था कि राजनीति में आप जब तक आप अपने वोटर्स के अधिकारों के लिए, अपनी जनता के मुद्दों के लिए आप सामने निकल कर नहीं आते हैं, तब तक आप कहीं न कहीं अपनी जो आपको जो सम्मान मिल रहा है, उसके साथ आप जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये, किसी बात का तो एक डर है उन्हें, जिस वजह से वो आज बढ़-चढ़ कर मुद्दों को पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 4 महीनों में 13 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों को खंडित किया गया। तो ये क्या मुद्दा नहीं है? आज लगातार जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, लगातार जिस तरह से संविधान बदलने की बात कही जा रही थी, लगातार जिस तरीके से अत्याचार दलितों पर और बहुसंख्यकों पर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पर चुप्पी का क्या मतलब? वास्तविकता ये है कि लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी, चाहे वो संविधान की बचाने की लड़ाई हो, चाहे वो आरक्षण बचाने की लड़ाई हो, जिस तरह से आरक्षण पर, जिस तरह से जातिगत जनगणना पर मुखर होकर बोल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद ये है कि अगर जातिगत जनगणना होगी, तो उसका सीधा लाभ कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा जो जिनकी गणना ही नहीं हो रही है। आप सोचिए कि जी, लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जी, जनगणना ही नहीं। जनगणना प्रियंका तो जी, मतलब प्रियंका जी आपने बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी जी की मंशा क्या है और उत्तर प्रदेश की सियासत में इसके मायने क्या है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, मायने बदल जाते हैं जब समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी की चुनावी साठगांठ और इंडिया गठबंधन की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जब इस तरह की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के लिए मायने पूरी तरह से बदल गए। नहीं, मीना जी, आपको सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा नमस्कार। नहीं, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के कोख से उपजी हुई पार्टी है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चल के मान्यवर काशीराम जी ने पार्टी को खड़ा किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मान्यवर काशीराम जी के बाद जो पार्टी जिनके हाथ में आई, बहन मायावती जी की, बहन मायावती जी ने जमीन पर जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के कभी वो सीरियस नहीं रही, ना कभी वो उन्होंने संघर्ष का प्रयास किया, ना उनको उठाने का प्रयास किया। अलबत्ता पिछले कुछ चुनावों से वो लगातार इस उनकी जो निर्णय हो रहे हैं, उस निर्णयों से कभी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक राजनैतिक दल के नाते लाभ मिल रहा है, जो देखने में आ रहा है। राहुल गांधी जी ने वही कहा कि आज के दौर में जब वैचारिक समानता जिन दलों के बीच है, लार्जर स्केल पर राजनीति में उनको साथ आना चाहिए और साथ उस बयान पे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बहन जी के जितने निर्णय हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाले हैं और वैसे भी जो दिख रहा है, जो स्थितियां हैं, धीरे-धीरे बहुजन समाज पार्टी उत्तर भारत में विशेष करके जहां उत्तर प्रदेश में थी, जहां पर उसकी बहुत ज्यादा
ताकत तो थी, ये तो तो आप भी धीरे-धीरे मानते हैं, प्रासंगिकता ये तो खोती आप भी मानते हैं धर्मेंद्र जी, ये तो आप भी जी। मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, वो इंडिया गठबंधन में मायावती को साथ लेने की कोशिश और प्रयास है, आपका मतलब ये है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की कन्वीनर है, उनको प्रयास करना चाहिए, उनको सारे ऐसे दलों को साथ लाना चाहिए, उसमें हमारी कभी आपत्ति नहीं रही और हमारा कभी उसमें वो नहीं रहा। लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी अपनी प्रासंगिकता लगातार खोती जा रही है और लगभग एक तरह से केवल किसी राजनीतिक दल को लाभ-हानि पहुँचाने से ज़्यादा उसकी उपस्थिति नगण्य है। जी, उपस्थिति बहुजन समाजवादी पार्टी की लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में शिव सिंह भारती जी बीजेपी की बी टीम के रूप में बताई जा रही है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी को जिस तरह एक के बाद एक मायावती जी के सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है, बीएसपी की प्रमुख पर अंगुली उठाने को लेकर तमाम जो उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर कमेंट्स हैं एक के बाद एक, इसके बाद मतलब समझ में क्या आ रहा है? मायावती जी का रुख मन गिरेबान में झांकने की सलाह तो दे चुके हैं वो शिव सिंह भारती जी। देखिए, सारे प्रमुख दल मिलके इंडिया गठबंधन बनाए, सारे प्रमुख दलों ने मिलकर बना लिया। अब जब उससे भी सफलता नहीं मिली तो उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में एक दल है, बड़ा दल है, 2-3 बार सत्ता में भी रहा और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनको नगण्य भी कह रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष और जो है बड़े नेता राहुल गांधी जी उनको साथ लाने की भी कवायद कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके बयानों में ही विरोधाभास है कि जब उनकी स्थिति नगण्य है और जिनकी कोई भूमिका नहीं है तो राहुल गांधी जी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, कोई पार्टी किस दल में जाएगी, किस गठबंधन में जाएगी, किसके साथ जाएगी, ये निर्णय तो उसका खुद का है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए समाजवादी पार्टी भी बसपा पर हमलावर रही, कांग्रेस भी हमलावर रही, बाद में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद भी रिजल्ट हम सभी के सामने रहा। लोकसभा में भी उन्होंने गठबंधन करके देखा और विधानसभा में गठबंधन करके देखा। तो स्थिति बहुत अच्छा ही हुआ कि कोई इस तरह का रिजल्ट नहीं आया कि बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आया हो। ये तो राजनीति को राहुल गांधी जी समय समय पर इस तरह का बयान देते हैं कि मायावती जी अगर आगे होती तो परिणाम कुछ और होते। तो मायावती जी तो चुनाव लड़ी थी, सेल्फ लड़ी और फिर मिल्कीपुर नहीं भी लड़ी। दोनों स्थितियों में क्या हुआ? तो मुझे नहीं लगता कि इस बयान को देने का उनका क्या परसेप्शन है, किस परसेप्शन में उन्होंने ये बयान दिया है। तो अगर इससे ज्यादा अगर कोई बातचीत है तो कोई बसपा का कोई लीडर होगा, प्रवक्ता होगा, बस वो खुद मायावती जी इस बात का जवाब वो खुद ही दे रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरह से बसपा के प्रति लालायित थे, अभी उन्होंने देखा कि दिल्ली के चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन था, लोकसभा में गठबंधन रहता है और दिल्ली में सपा और वो अलग अलग हो जाते हैं, दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं मायावती, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ के मायावती जी की तरफ रुख करने का प्रयास किया कि मायावती जी अगर हमारे साथ आ जाए तो हम राजनीति में बड़ा फेरबदल कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि यह खुद के करने से होगा। मैं बार बार मीना जी आपके साथ भी डिबेट बैठा हूं तो मुझे यही कहना है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में खुद झांके कि वह धरातल पर कहाँ है, वह किस तरह का काम कर रही है। अपना चिंतन करेंगे, आप चिंतन करेंगे तो रास्ता निकल सकता है। हम दूसरे दलों की तरफ कि वो हमारे साथ आ जाए, उनके साथ हम अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम किला फतेह कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। बाकी तो सारे दल स्वतंत्र है, जो अगर गठबंधन में जाना चाहेंगे तो वो जाएंगे, कोई भी किसी भी गठबंधन में जाता है। जी, प्रमोद गोस्वामी जी, गठबंधन में जाने की आजादी तो है, लेकिन गठबंधन में जाने का मन भी होना चाहिए। जिनको बुलाया जाता है उनको पब्लिकली बुलाया नहीं जाता और जिनको आना होता है वो इसलिए पब्लिकली इस तरह से छिछालेदर जवाब नहीं देते हैं कि भाई आप अपने गिरेबां में झांकिए और भी पता नहीं क्या क्या। तो ये क्या हो रहा है? राहुल गांधी और मायावती दोनों राजनीति के एक उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है। मायावती उस समाज से आती है जिसने दलित की राजनीति को इस देश में एक उभार, एक नेतृत्व दिया। तो दोनों से क्या ये राजनीति में बाजार में, दरअसल राजनीति के बाजार में ये अपेक्षा मीना जी, बिल्कुल आपने सही शब्द का प्रयोग किया, बाजार।
अब राजनीति जो है वो राजनीति नहीं रह गई, वो बाजार मंडी बन गई है कि उस मंडी में सारे फल रखे हैं या सब्जियां रखी हैं। तो बड़ा आपने शब्द का बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, बाजार। निश्चित रूप से तो देखिए, असल में देखिए, कांग्रेस और बीएसपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी, उत्तर प्रदेश की अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दोनों के समीकरण हमेशा 36 के रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह भी है और स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले लगभग 3 दशकों से पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में बदल गई है। हर एक का अपना एक कबीला बन गया है। जैसे मायावती दलितों का कबीलेदार मायावती जी हो गई। कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी, बोले सर। हाँ, तो ये जो कबीलाई राजनीति हो गई है, वो समीकरण, और फिर वो अपने अस्तित्व के लिए, तो आप ये देखिए कि जो इधर रायबरेली में जाके, अमेठी में जाके जो राहुल जी ने ये बात कही, ये उन्होंने दुख या दर्द अपना महसूस किया या व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी होती गठबंधन में तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिलता। ये अलग होने की वजह से उसका लाभ मिल रहा है, उनका आशय ये था। दिक्कत ये है दोनों दलों के साथ, क्योंकि इधर लोकसभा चुनाव के बाद या उससे कुछ पहले आ जाए, लोकसभा चुनाव से पहले, तो कांग्रेस का जो थोड़ा सा एक ग्राफ में या जो थोड़ा सा एक उसमें बदलाव आया, तो उसमें मुस्लिम और दलित, कांग्रेस की जो राजनीति रही है, अगर उनका हिस्ट्री उठा के देखें पिछली, तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये कॉम्बिनेशन रहा है उनका राजनीतिक कॉम्बिनेशन। तो उसमें से ये सब छिटक गए क्षेत्रीय दलों के प्रादुर्भाव से, कांग्रेस कमजोर होती चली गई। तो वो जब लगा कि इस बिरादरी के लोगों को लगा कि अब बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, यहाँ जाना चाहिए, तो दलित का थोड़ा सा वोट गया नहीं, लेकिन एक रुझान थोड़ा सा बदला या एक उधर की तरफ थोड़ा सा झुकाव पैदा हुआ। वो मायावती ने समझ लिया, उन्होंने का इनके साथ जाने के मतलब है कि हमारा सब खरा चंडीला या हमारा तंबू उखड़ जाएगा। तो इसलिए वो कांग्रेस के साथ जाने से गुरेज करती हैं और कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। अगर कांग्रेस के साथ जाएंगी तो निश्चित रूप से जो दलित वोट बैंक है, वैसे ही उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। जो बची कुची है वो भी कांग्रेस उनको समेट के ले जाएगी। तो ये प्रमोद जी, एक बात और, जो आज उन्हें लगातार विपक्ष की तरफ से बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता है, बीजेपी से उन्हें इस बी पार्टी सुनने के नाम पर या उनकी इस भूमिका के नाम पर जो कुछ भी भीतर खाने मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। नहीं, वो बंद हो जाए तो ये तो बात सही है मीना जी। देखिए, असल में जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती जी पिछले लंबे समय से जो उनके वहां फंदा लगा हुआ है और केंद्र सरकार उस फंदे का प्रयोग करती है, चाहे वो अटल जी के समय का ले लीजिए, वो अलग बात है कि समर्थन नहीं दिया था, एक वोट से सरकार गिर गई थी, वो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर में या दबाव में, स्वीकार करे अथवा न करे, लेकिन ये एक परसेप्शन है और किसी हद तक लोग सही मानते हैं। तो वही बीजेपी के साथ है कि बीजेपी को अगर आप ये कह लें कि वो टेटुआ पकड़े हुए है, तो अगर कहीं मतलब इधर से उधर, अगर ये गठबंधन में क्यों नहीं गठबंधन में जा रही, जबकि उनका 20% का वोट बैंक घिर के और घट के ये स्थिति हो गई कि आज उनके पास 8-9% रह गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जो 8-9% उनके पास है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो उनसे अपेक्षा कर रही है, उसके बदले में कांग्रेस पार्टी को जो कुछ सुनने को मिला है मायावती जी से, प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या तैयार थी कि ये मायावती जी का रिएक्शन आएगा? देखिए, ये मायावती जी का खुद का विवेक है कि वो किस तरह से रिएक्शन देती है। हमें किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अगर आप युद्ध में अस्त्र शस्त्र डाल देंगे तो फिर क्या मतलब? अगर आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति करनी होगी।
अगर आपको राजनीति में है तो अपने लोगों और आप जनता की आवाज उठानी हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप राजनीति में हैं क्यों? आपका मतलब क्या है? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारा उद्देश्य ये है कि वास्तव में जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनकी गणना की जाए, उनकी हिस्सेदारी की बात की जाए और ये बात मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आदरणीय बहन मायावती जी को कोई नागवार। ये उनका भी मन में होगा पर वो अब मन की बात जुबान पर आए तो फिर जानते हैं बीजेपी तो अभी कहा ही जो है गोस्वामी जी ने कि चूड़ी कस के बैठी हुई है बीजेपी, तो चूड़ी थोड़ी और कस जाएगी। लेकिन डर से तो बाहर आना पड़ेगा ना। आप डर से बाहर आइए, कांग्रेस पार्टी आपको साथ देने के लिए खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आप अपनी राजनीति तो करिए, कम से कम खुलकर मैदान में तो आइए। आप खुलकर बीजेपी के खिलाफ तो लड़िए, क्योंकि बीजेपी का जो उद्देश्य है वो कहीं भी बहुजन समाज के समर्थन में नहीं, कहीं भी वो जी। नहीं चाहती। अब जिस तरह से सरकारी नौकरियां लगातार घटती चली जा रही है, आपको लगता है कि आरक्षण बचेगा इस देश में? आरक्षण जी। पूरी तरीके से, आप देखिए उत्तर प्रदेश में पूरा बिजली विभाग बेच डाला इन्होंने, उसके बाद अब क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? योद्धा को योद्धा की तरह युद्ध लड़ना चाहिए, ये सलाह मायावती जी को लेकिन पसंद नहीं आई धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। तो वो हर योद्धा अपने हिसाब से युद्ध लड़ता है, उसका अपना तरीका है, उसके अपने अस्त्र शस्त्र हैं, उसे हम अपने तरीके से युद्ध क्यों लड़वाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आप मीना जी ठीक करें। हर योद्धा या हर जो ताकतवर है वो अपने हिसाब से अपना युद्ध लड़ता है, अपनी रणनीति बनाता है, किसी दूसरे से पूछ के नहीं। लेकिन जब रणनीति का जो निर्णय में जब परिवर्तित होती है उसकी रणनीति, तो वो जब लोगों को दिखने में जो इफेक्ट देती है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो उसका निर्णय किसको लाभ किसको हानि दे रहा है। तो उसमें किसी को बी टीम कहने में, किसी के प्रो कहने में बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जब आपके निर्णय से अब आप यहाँ 5 लोग 4 लोगों के साथ एक डिबेट करा रही हैं और अगर आप हम पे काइंड होंगी तो धीरे-धीरे दिखेगा और अपने आप 3 लोगों को अगर आरोप लगाते हैं तो सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात मैं बड़े अदब से आदरणीय प्रमोद जी से और आपसे भी कहना चाहूँ, राजनीति बड़ा व्यापक शब्द है। वैसे भी वर्तमान में राजनीतिक प्रासंगिकता कम होती जा रही है, इसलिए कि एक यूथ में विशेष करके और जनता के बीच में मैसेज खराब जा रहा है कि राजनीति। और वैसे में आप जिम्मेदार साथियों से मैं ये नहीं उम्मीद करूंगा कि राजनीति को बाजार कहें या कबीलों की बात कहें, क्योंकि मैं उम्मीद ये करूंगा राजनीति ऐसी चीज है कि जहां संवैधानिक ताकत का प्रयोग करके जनता को धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपकी नहीं जो जनता उम्मीद है हमारी भी है कि इसे बाजार नहीं बनने दिया जाए, लेकिन आज की हाँ, वही मैं तारीख कह में रहा हूँ। सब कुछ बाजार में है। आज की तारीख में तो नहीं मायावती नहीं राहुल गांधी जो कुछ बात हुई व्यक्तिगत हो जाती, आपस में तो थोड़ी बाजार में आती, लेकिन आज नहीं तो नहीं सब कुछ अब लागू हो चुका है। सवाल ये है उसी पर मैं आ रहा हूँ। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, सवाल ये है कि जब आप मायावती जी को बी पार्टी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस को दिल्ली में क्यों ना कहे मायावती? नहीं, बिल्कुल हक है कहें। मेरा ये कहना जो पब्लिक परसेप्शन होता महत्वपूर्ण है। 2 राजनीतिक दल बंद कमरे में कोई चर्चा कर ले, उसका लाभ हानि दूर तक नहीं दिखता। लेकिन जब पब्लिक में बात जाती है, उनके मतदाताओं के बीच जाती है, आम जनता तक बीच जाती है, तो उस बात का ही महत्व है, उसी का इम्पैक्ट है, उसी का असर है और वही राजनीति में दीर्घगामी परिणाम देता है। तो उसमें ये कहना कि इसको बंद कमरे में बात किया जा सकता था, ये बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन इससे कोई जरूरी नहीं कि बंद कमरे में बात करें। ये तो मेन परसेप्शन का है कि आप ये बात, आपका भी वोटर देखिए महत्वपूर्ण होता है। हमारा कांग्रेस का समझौता हुआ या हमारा बहुजन समाज पार्टी का जब समझौता हुआ था, तो हमारा प्रयास ये था कि हमारे नेताओं के बीच जो ट्रेनिंग या आपसी संबंध है या जो हमने तय किया है वो आम नीचे के अंतिम पायदान पर बैठे कार्यकर्ता तक जाए, तभी उसका राजनीति में असर दिख सकता है। और ये राहुल गांधी जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब ये तो बहन जी के को निर्धारित करना है कि अपने एक्ट द्वारा अपनी विचारधारा के खिलाफ वाले दल जो लगातार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में भरोसा न रखते हुए अपने निर्णयों द्वारा समय समय पर उसको उंगली दिखाने का काम करते हैं। जैसे मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे आप विधानसभा के अंदर बोलते हैं और बाबा साहब के संविधान में साफ साफ लिखा है कि जाति और धर्म के आधार पर आप कोई टिप्पणी नस्लीय नहीं कर सकते। आपको बार बार ऐसे निर्णय लेते हैं जब आप कहते हैं दुकानों पर नाम लिख दिया जाए जिससे लोग जान सके कि किस जात धर्म के हैं, ये संविधान इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका टोका। जब आप एक वर्ग विशेष के लोगों के पोस्टर लगवाने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता है, स्टे देता है। तो मेरा कहना है कि जो पार्टी जो सरकार
बाबा साहब के बनाए संविधान में विश्वास और भरोसा नहीं रखती, यदि उस विचारधारा को साथ लेके चलने वाली मायावती जी उस दल के खिलाफ मुखर भी नहीं हो पा रही हैं, जमीन पर उतर नहीं पा रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आरोप लगेगा, आरोप लगना जी स्वाभाविक। जी, मायावती जी पर आरोप लगेंगे, लेकिन कांग्रेस पर आरोप नहीं लगेंगे, समाजवादी पार्टी पर आरोप नहीं लगेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी? मीना जी, दिल्ली पे जो कांग्रेस की भूमिका थी उसको हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। देखिए वो राजनीतिक दिल्ली में जो कांग्रेस की स्थिति थी, कांग्रेस के लड़ने से हो सकता है कुछ जगह पर आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ, कुछ जगह बीजेपी को नुकसान हुआ। मैंने कहा एक वो राजनीतिक दल है, वो निर्णय नहीं ले पाए, जी कन्वेनर है इंडिया जी गठबंधन के, वो बैठ करके तय कर सकते थे। वो बड़े लेवल पे कोई स्ट्रेटजी बनाए होंगे, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जी, प्रियंका गुप्ता जी, जहां जरूरत हो वहां टिप्पणी करें, जहां सुविधा नहीं हो वहां नहीं करें। देखिए मीरा जी, हमने आपसे कहा कि हम 2024 में ये चाहते थे कि वो साथ में लड़ती तो बीजेपी नहीं आती। हमने बात क्या की? हमने लोकसभा चुनाव की बात करी। और रही बात, अगर हम बात करेंगे दिल्ली की तो फिर हरियाणा की बात भी करेंगे, फिर गोवा की बात भी करेंगे, फिर गुजरात की बात भी करेंगे, फिर पंजाब की बात भी करेंगे। तो देखिए वो बात अलग है कि हम स्टेट में जाते हैं तो स्टेट में हमें चुनाव अगर लड़ना है तो हम एक सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, और सिर्फ दिल्ली क्यों, हम तो पंजाब में भी लड़ेंगे। पंजाब में अगर देखा जाए तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो हम ही है। तो क्या हम सरेंडर थोड़ी कर देंगे जब आप, या तो आपके अंदर भी उतनी सच्चा हो। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि जनता के लिए ही हम मैदान में हैं, और जनता और जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। दिल्ली में भी हमने जनहित के मुद्दे उठाए, हमने यमुना की बात की, हमने भ्रष्टाचार की बात की, और जिस तरह से कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे खरे नहीं उतरे। कहीं लोकपाल का जी पता ही नहीं था। तो उन सारे मुद्दों हम्म पर हमें तो सवाल पूछना ही था ना, और हम सवाल पूछने के हकदार भी थे, पर उन बिल्कुल सवालों ठीक के है। जवाब उनके पास नहीं थे। सबको है, सवाल पूछने का हक सबको है, इसीलिए मायावती ने सवाल पूछा है कि दिल्ली में आप कहाँ थे, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। सवाल पूछने का अधिकार आम नागरिक को भी है, राजनेताओं को भी है। सवाल हम भी थोड़े बहुत जो पूछने की कोशिश करते हैं उसमें उम्मीद ये भी करते हैं कि आप जवाब भी दें। शिव सिंह भारती जी, सवाल ये है कि आज सत्ता पक्ष की जो ताकत है वो विपक्ष की एकजुटता पर भारी पड़ रही है। विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। सत्ता पक्ष ने साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग किए हैं कि विपक्ष इस तरह तितर बितर हो गया है। कहाँ तितर बितर हो गया मीना जी? विपक्ष तो कहीं तितर बितर नहीं लग रहा। विपक्ष तो अपनी मजबूती के साथ खड़ा है और समय समय पर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर भी रहता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में मीना जी ये नहीं आती, जो इनके साथ है वो साथ होते हुए भी साथ नहीं है। अभी हम लोगों ने जो चुनाव देखा, दिल्ली का चुनाव देखा, या मिल्कीपुर में वो साथ रहते हैं और दिल्ली में जाके अलग हो जाते हैं। और जो इनके साथ नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाती है, और उसको बी टीम कहते हैं जो 3-3 4-4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और कद्दावर मुख्यमंत्री रही, और जिसके राजनीतिक समीकरण से सारे राजनीतिक दलों के समीकरण बनते थे, उसके बारे में ये नगण्य भी उसको कह देंगे। और समाजवादी पार्टी के साथ तो उनका गठबंधन रहा, और बाद में मायावती जी को कहना पड़ा कि हमारा वोट शेयर तो चला गया, लेकिन उनका वोट में उनके वोटरों ने हमको वोट नहीं किया। ये उनका आरोप भी है। ये उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद अगर ये कहेंगे कि गठबंधन, तो कहां से अंदर खाने खाने कहां से ऐसा हुआ कि इनका जो वोट बैंक है वो उनमें शिफ्ट नहीं होता, और उनका वोट बैंक ये लोग लेते हैं और अपनी सीटें बढ़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती जी अपने आप को अगर ठगा महसूस करे, कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को ठगा महसूस करेगा, तो वो फिर क्यों जाएगा? और राहुल गांधी जी दें और लाचारी में बयान दें कि उनको साथ आना चाहिए, इनको साथ आना चाहिए, और जो साथ है वो साथ में होते हुए साथ नहीं है। तो अगर इस तरह का राजनीतिक परसेप्शन बनेगा, फिर आप तीसरे दल से कहेंगे कि आप हमारे साथ आ जाइए। अरे वो जो बी टीम है, तो आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है? और बी टीम है, वोट बैंक, उसका वोट बैंक कहीं नहीं जाता। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो वोट बैंक कहीं नहीं जाता। और जहां तक प्रमोद जी भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने गले में फंदा लगा दिया है, आयरन लेडी रही है वो। कोई भी ऐसे गले में एक पूरे दल के फंदा लगा दे और पूरा दल समाप्त कर दे, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। आप जिस तरह से आरोप लगा देते कि ईडी का डर है, उनका डर है, इनका डर है, सबके समर्थक है, वो भी एक राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है। और समय समय पर ऐसा भी नहीं कि वो चुनाव से बाहर चला गया, ऐसा भी एक वॉकओवर दे दिया। कभी 19 में समाजवादी पार्टी की सीटें कितनी थी, तो वॉकओवर दे दिया था कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ी थी।
चुनाव लड़ी थी, रिजल्ट भी आए थे। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना कि वह गले में फंदा है इसलिए वह कुछ नहीं करती, अब इनके साथ आ जाएंगे, इनके साथ जितने दल है उनके गले में किसी का फंदा नहीं है, वह स्वतंत्र है, मायावती के गले में फंदा है। तो आरोप भी लगाना और इस तरह से उनकी उनसे अपेक्षा भी करना कि हमारे साथ भी आ जाए, दोनों बातें, दोनों हाथों में लड्डू कैसे हो सकते हैं? जी जी धर्मेंद्र जी आप बोले, उसके बाद प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊंगी। देखिए 2019 में हमारा समझौता हुआ था और 2019 के पहले बहन जी की पार्टी की संसद में उपस्थिति शून्य थी, लेकिन हमने 38 सीटें दी। डॉक्टर मीना जी, हमने बहन जी का वो सम्मान किया जो कोई भी दूसरा राजनीतिक दल शायद न कर पाता। हम 37 सीटों पर और उनको 38 सीटें दिए, 3 आरएलडी और 2 कांग्रेस के लिए हम लोगों ने छोड़ दी थी। इंडिया गठबंधन हमारे चलाने के लिए या लोगों को जो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जो एक खड़ा करना था, उसमें हमारी भूमिका हमेशा कंस्ट्रक्टिव और अच्छी रही। और उसके बाद वो सीटें थी जो हमारी जीती हुई नजदीक की सीटें थी, जहां बहुत कम वोटों से, थोड़े वोटों से लगातार आगे पीछे रहे थे, कई बार जीते थे, उस चुनाव में हारे भी थे। हमने कभी इसका मलाल नहीं किया, नहीं कभी सीटों को लेकर के किया। अब बहन जी को क्या लगा, उसके बाद उनके 10 एमपी जीते, हमारे कम ही जीते, लेकिन बहन जी अगर ये आरोप लगाते हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप बताइए क्या हास्यास्पद स्थिति होगी। वो परिस्थितियां अलग हो सकती, उसकी समीक्षा हो सकती कि उसके बाद भी क्यों हारे, लेकिन इस तरह का आरोप लगाना स्वाभाविक सी बात है कि जब आपकी 0 सीट थी और हमने हमारे समझौते से आपको 10 सीट, 0 से 10 में 10 गुना का, 10 गुना क्या 10 सीटें बढ़ी, जहां इतना बड़ा आपको सेटबैक मिला, कमबैक मिला, उसके बाद भी ये आरोप लगाना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया, ये कितनी हास्यास्पद बात थी। हमारा कभी ये नहीं रहा कि बहन जी को हम कमजोर या उनके प्रति आलोचना भरे शब्दों का प्रयोग करें। हमने सम्मान किया और अभी भी करते हैं सम्मान, लेकिन लगातार बहन जी के निर्णयों से विपक्ष के आंदोलन को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका आरोप या खामियाजा बहन जी को तो बिल्कुल झेलना पड़ेगा। और डॉक्टर आदरणीय प्रमोद जी ने कहा भी, भाई उनके ऊपर जांच है, क्या है, हालांकि मैं उस जांच के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ये है कि नहीं है मीना जी, ये पब्लिक परसेप्शन है कि नहीं है? जानिए थोड़ा उन आरोपों के बारे में भी, क्या है, आप विपक्ष में समाजवादी पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल है, आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनकी मुखिया है, आप उत्तर प्रदेश की सियासत के किरदार हैं, आपको जानना चाहिए। बहरहाल प्रमोद गोस्वामी बहन जी को अपना प्रतिद्वंदी हम नहीं मानते हैं। जी जी जी, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उनके रहते हुए वो सत्ता में अच्छा, दूसरी बात नहीं मीना जी, दूसरी बात राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता की बात है। आपको याद होगा कांग्रेस को जनता दल बनी थी और कांग्रेस को उखाड़ फेंकी, कांग्रेस का एक तरह से सफाया कर दिया। आज जनता दल का क्या अस्तित्व है? समाजवादी जनता पार्टी देश के सर्वोच्च पद पर रही, आज कहाँ है? तो राजनीतिक दलों में जब आपका नेतृत्व सही निर्णय नहीं लेगा, ठीक है, एक समय था कांग्रेस पार्टी को 400 से ज्यादा सीट दी थी इस देश की जनता ने, आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है। आज कांग्रेस पार्टी, हालांकि अब तो रिवाइवल है, अब तो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। सवाल ये है प्रमोद गोस्वामी जी कि जनता को, अपनी ऑडियंस को, अपने वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए ये जो फॉर्मूला है जनता के बीच में इस तरह से आरोप प्रत्यारोपों के साथ जाने का, ये फॉर्मूला जनता को कितना समझ में आएगा, जनता कितना पसंद करेगी और जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी? मीना जी देखिए, जनता के रिएक्शन का अब नहीं, हालांकि जो मैंने बात पहले कही और शायद धर्मेंद्र जी ने उस पर थोड़ी सी उनको लगा कि शायद ये उचित नहीं है, जो मैंने कहा कि जो जातिगत राजनीति हो गई है इस प्रदेश में पिछले लगभग 3 दशकों से, तो जनता तो अब उस कबीलाई आधार पर हो गई है, जो मैं कह रहा हूं और आज भी अभी भी इस पर अपनी बात पर स्टैंड करता हूं कि एक कबीले बन गए हैं। और जब कबीले बन जाते हैं तो फिर उस जनता की आवाज नहीं रह जाती है, क्योंकि कबीले फिर कबीले के लिहाज से रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारा कबीला है वो हमारे हिसाब से रिएक्ट करेगा, आपका कबीला आपके लिहाज से रिएक्ट करेगा। तो ये जो जातिगत समीकरण है, उसकी वजह से जनता उत्तर प्रदेश की बटी हुई है, वो रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए ये स्थितियां बनी हुई हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो अपने को बचाए रखने के लिए गठबंधन तो होता है,
अभी जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा वो बात सही है कि उस समय अखिलेश जी ने पूरी कोशिश की कि ये एक हो जाए 19 के चुनाव में, लेकिन दलित वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ, यादव वोट बैंक शिफ्ट हो गया, जो अखिलेश जी के पास था या उनके पास जो और पिछड़ा था वो शिफ्ट हो गया, लेकिन दलित नहीं हुआ। जो बड़ी पार्टी थी समाजवादी पार्टी वो 5 पर आ गई, जो शून्य थी वो 10 पर आ गई। ये कबीलाई राजनीति का परिणाम तो था। दूसरे, धर्मेंद्र जी एक चीज और मैं इसमें कह दूं कि ये जो पीडीए बना है ये क्या है? राजनीति तो सभी के लिए है, उसमें फिर पीडीए क्यों? ये भी कबीलाई राजनीति का एक हिस्सा है, कबीलों को जोड़ने का हिस्सा है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो सही है। दूसरी बात जो अभी भारती जी ने एक बात कही, मैं उनका भी जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि ये फंदे की बात, तो भारती जी महाराष्ट्र में 8-10 दिन पहले अजीत पवार पर 60,000 करोड़ रुपए का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद वो मतलब ये फंदा डाला था कि ये आरोप है, और फिर उसके बाद जो आप ही ने कहा, मैंने नहीं ईडीवीडी कहा, आप ही ने कहा कि ईडीवीडी, तो फिर जब ये फंदा आया उसके बाद वो डिप्टी सीएम हो गए। तो ये क्या है? ये मतलब मूल्यों की राजनीति है, सिद्धांतों की राजनीति है, ये क्या है? इसको आप किस रूप में देखते हैं? हो सकता है कि आपका अंदाज देखने का अलग हो, ये भी तो वही अंदाज है जो मायावती जी के साथ हो रहा है। मैं जो फंदे की बात कही है, ये जैसे अजीत पवार का है, और देश के एक नहीं, मैं अभी सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। तो मैंने एक प्रतीकात्मक बात कही है। तो ये फंदे हैं, ये कहे नहीं जाते हैं, ये फंदे डाल दिए जाते हैं। ये फंदे डाल दिए जाते हैं, अगर वो उसमें ग्रिप में आ गया तो फिर उसको टाइट कर देते हैं, फिर वो आपकी तरीके से मदारी की तरीके से आप मदारी हो जाते हैं, और फिर वो बंदर हो जाता है, वैसे ही नाचता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये मत बताइए, अब मूल्यों की राजनीति नहीं रह गई भारती जी, एक समय था। प्रमोद जी, लेकिन मूल्यों की राजनीति कभी भी पूरी तरह खत्म भी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो उसे बचाए रखते हैं, उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं, और उन उम्मीद के दियों पर ही दुनिया कायम है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, राजनीति को बाजार ना बनने दें। धर्मेंद्र जी प्लीज आप प्रयास करें, शिव सिंह भारती जी आप प्रयास करें कि राजनीति के मूल्य बनाए रखें, और हम प्रमोद गोस्वामी जी के सानिध्य में लगातार इस तरह के प्रयास करते रहेंगे कि सरकार जो है वो सतर्क रहे, विपक्ष भी जागरूक रहे, समझे कि कौन से काम करने के हैं, कौन से नहीं करने के हैं, जनता के हित में क्या है, जनता के अहित में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अब दलित राजनीति जो है वो बीजेपी और कांग्रेस और मायावती समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी से किस तरह से इस वोट बैंक को अपने पास रखें, इसकी ये पूरी सियासत हो रही है। इस सियासत में 27 में कौन बाजी मारे, इसको लेकर ये प्रयास शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को कितना आगे ले जा पाते हैं और जनता इसे कितना समझ पाती है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे